सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद। चलिए, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है और सीधी बात, नो बकवास। कमेंट में केवल जो क्वेश्चंस छोड़ेंगे हम, 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक मॉक टेस्ट में हम छोड़ के चलेंगे, केवल उसका जवाब चाहिए। ठीक है, बाकी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराना मेरा काम है, आपका समझना आपका काम है। और मॉक टेस्ट इजी है, टफ है, मॉडरेट है, जो भी है आपके एग्ज़ाम का है, पीवाईक्यू है, तो मिल के दोनों साथ में करते हैं। चलिए शुरुआत करें, आ जाओ। कह रहा है, एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? कहने का मतलब सर, 3 की दर से 5 रुपए में खरीदता है और 5 की दर से 10 रुपए में खरीदता है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। करना केवल क्या है, इन दोनों को गुना करिए, 5×5=25, इन दोनों को गुना करिए, 10×3=30। इसका मतलब सर 5 का प्रॉफिट तो हो रहा है, और किस पे हो रहा है सर? 25 पे। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 25 ये 4 बार में कट जाएगा, यानी सर ये आपका 20% आएगा। कितना आएगा? 20%। ऑप्शन नंबर हमारा बी। मेथड अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलिए इस सवाल को देखिए। कह रहा है कि अलजेब्रा का सवाल है, x+1/x का होल स्क्वायर आपका दे रखा है 9 और x+1/x³ आपसे पूछ रहा है। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे, x+1/x से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा सर। हाँ, और रूट आएगा तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। सवाल हमसे पूछा है x³ + 1/x³। सर आपने पिछले मॉक में बताया था कि x+1/x अगर a हो और हमसे x² + 1/x² पूछे तो ये होता है सर a² - 2, और x³ + 1/x³ पूछे तो ये होता है a³ - 3a। ये हमने बता दिया है। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है x³ + 1/x³, तो a³ - 3a। सर a का मान यहाँ 3 है, 3 का क्यूब माइनस 3a, a का मान 3 है, तो 27 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा सर? 18 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? दो संख्याओं की बात हो रही सर। एक संख्या मान लो a और b, तो जो हमने माना है ना वो संख्या वास्तविक नहीं है। वास्तविक में इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एचसीएफ दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कोई भी रेशियो दे रखता है 3:4, तो ये रेशियो अनुपातिक है लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक में इक्वेट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों जगह समान वेरिएबल से गुना करते हैं। तो जो x है ना, ये कुछ और नहीं होता, ये एचसीएफ होता है। ये क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एलसीएम एचसीएफ में आप पढ़ेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं उनको ये चीज़ ध्यान में होगा। अब यहाँ से कह रहा है कि योग दे रखा है, इन दोनों का योग कितने के बराबर दे रखा है सर? 36 के बराबर। यहाँ से 4 कॉमन लोगे क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ से 4 कॉमन होगा तो सर b बचेगा, और ये 36 के बराबर होगा। सर a + b जो है 36, और ये गुणा में है तो बटा में चला आएगा, यानी सर यहाँ बचेगा 4×9 = 36, 9। अब हमें पूछ रहा है कितने युग्म संभव है। युग्म निकालने के लिए, पेयर्स निकालने के लिए हम अभाज्य संख्याओं का सहारा लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? दो संख्याओं का पेयर्स होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखे। यहाँ योग की बात हुई है
तो योग का जोड़ा बनाएंगे, गुना की बात होती तो गुना का जोड़ा बनाते। तो देखो यहाँ पे 1 + 8 बन जाएगा ना। दूसरा क्या हो सकता है सर, 2 + 7। तीसरा हो सकता है 3 + 6। और चौथा हो सकता है 4 + 5। यही हो सकता है ना। बाकी आगे चलोगे तो 5 + 4, 6 + 3, 7 + 2, 8 + 1, यानी रिपीट होगा। यही चार संख्या बनेगा। अब इनमें से पेयर्स कौन होंगे? पेयर्स वही होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। देखो इन दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं है जो कि काट सके, तो ये हो जाए। 2 7 में कोई संख्या ऐसा है जो काट सके? नहीं सर। हाँ, 3 6 में 3 है जो कि काट देगा, तो इसमें कॉमन संख्या दिख रही है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। और 4 5 में कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो काट सके, तो ये भी हमारा पेयर्स हो सकता है। तो ऐसे 3 पॉसिबल पेयर बने हमारे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल 1 मिनट टाइम पास नहीं करेंगे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई याद कीजिए। हमने जब आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, अगर भुजा की बात नहीं की है, केवल आधार और ऊंचाई की बात हुई है, तो किस फार्मूला का यूज करते हैं? 1/2 क्षेत्रफल निकालने के लिए किस फार्मूला का यूज करते हैं? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कहोगे हाँ सर बिल्कुल याद है, ये यूनिवर्सल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 आधार गुने ऊंचाई। जब भुजा के बारे में जिक्र क्वेश्चन में ना हो तो कोई सा भी त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और सर इसका मान दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आधार का मान दे रखा है, तो 1/2 सर आधार हमारा 5 है और ऊंचाई तो हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, और ये किसके बराबर है सर? 30 के बराबर। यहाँ से कटेगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, और यहाँ से ऊंचाई जो है वो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? ये नीचे 2 है ऊपर 6 है, 2 को 6 से गुना करेंगे सर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऊंचाई है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 10,000 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीना का ब्याज क्या होगा? तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, एक निश्चित पैसे पर लगता है वो, एक निश्चित पैसे पर। यहाँ पे 2 वर्ष 6 माह है, 2 वर्ष 6 माह है। इसका मतलब पहले वर्ष लगा होगा 10%, ठीक है सर। दूसरे वर्ष भी लगा होगा सर 10%। लेकिन जैसे ही तीसरे साल में घुसोगे तो ये 6 महीना की बात हो रही है। पहले साल तो ठीक है सर 10% लगा, दूसरे साल भी 10% लगा, 2 वर्ष के बाद हम तीसरे साल में इन कर गए। जब तीसरे साल में इन किए तो केवल 6 महीना का हमें दर निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? तो 6 महीना निकालने का दर क्या दे रखा है सर? 10%। और कितने महीने का निकालना है सर? 6 महीना का। और बटा में भाग देंगे, एक साल में 12 महीना होता है। यहाँ से घटाओ, काटोगे तो 2 6 दूनी 12, और ये कट जाएगा सर 5, यानी जो 6 महीना का दर हुआ वो 5% होगा। आ रही बात समझ में? यानी जिसका मान पूछे, 6 महीना का पूछ रहा है 6 महीना लिखेंगे, और बटा में हम एक साल में 12 महीना होता है तो 12 से डिवाइड करेंगे। कल को अगर 8 महीने का पूछेगा तो 8 यहाँ रखेंगे, बटा में 12 करेंगे। कल को 4 माह का पूछेगा तो 4 ऊपर रखेंगे, और एक साल में 12 महीना होता है, 12 को नीचे रखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा परसेंट आया वो 10%, 10% और 5%। अब यहाँ से बताओ 10% का फ्रैक्शन सर 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ भी सर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 1/10 होता है, तो ये भी 10 से 11 हो जाएगा। और ये हमारा 5% होता है। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। कितना होता है? 1/20। प्रतिशत का मतलब 100 होता है सर, बटा में 100, तो 5/100 करेंगे तो 1/20 होगा, तो 1/20 होगा तो ये 20 से 21 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया है कि सर ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है जो आएगा भी,
और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आपका क्या होता है सर, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले सर हमें निकाल के बताओ, इसको गुना करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। अब सर इसे कैसे गुना करें, तरीका सीखो, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले हम 21 को 11 से गुना करते हैं। सर 21 को हमको किससे गुना करना है, 11 से। तो जब भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करेंगे, हमने शॉर्ट ट्रिक में समझाया है, एक सीरीज हम शॉर्ट ट्रिक का चला रहे हैं, उसको भी देखते रहिएगा। क्या करना है, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है, इकाई अंक क्या है सर, 1 है। उसके बाद जोड़ो, 1 + 2 कितना होगा, 3, और यहाँ पे लास्ट वाला अंक क्या है, 2। तो 21 को 11 से गुना करेंगे 231 होगा। तो 21 को 11 से गुना किए 231 हुआ। अब फिर इसे 11 से गुना करना है इसको, क्योंकि 2 बार 11 से गुना कर रहे हैं ना। फिर से किसी भी संख्या को 11 से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमारा 1 है, 3 और 1 4, 3 और 2 5, और ये 2, यानी 2541 आ गया सर। तो जो हमारा मिश्रधन आया वो 2541, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 541, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, हमें ऊपर दे रखा है प्रिंसिपल, कितना दे रखा है सर, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 10,000 रुपया, यानी 2000 का मान हमें कितना दे रखा है, ये आपका प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में भी देखो राशि जो है वो प्रिंसिपल होता है, यानी इस 2000 का मान दे रखा है 10,000 के बराबर। 2000 का मान दे रखा है 10,000 के बराबर। तो सर एक का मान कितना हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो काट लो, और 2 पंचे 10 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान आ गया हमारा सर 5। हमें तो मिश्रधन चाहिए, नहीं हमें हमसे ब्याज पूछ रहा है वो, तो ब्याज हमारा कितना है 541। इस 541 का मान निकाल लो, 5 गुना 541, यानी गुना करोगे अगर तो ये हो जाएगा 2705, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का भी नियम हमने बता रखा है शॉर्ट ट्रिक में, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको। आ जाओ आगे। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 2 27। अगले सवाल पे चलो। यदि साइन ए प्लस कॉस ए का मान √2 साइन ए है, तो साइन ए माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। अब देखो, ये हमने पढ़ा रखा है, तो ये पहला सवाल है आपका, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। ऐसे 2 से 3 सवाल हम हर एक मॉक में देंगे, क्योंकि बच्चे कमेंट में कुछ लिखते नहीं हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 2-3 सवाल हम उनको देते हैं तो वो एटलीस्ट पेन पेपर लेके घर में बैठ करके पढ़ेंगे, तो क्योंकि ये सब चीज़ आपके लिए ही तो कर रहे हैं। तो जब आपके लिए कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट आप अपने लिए जो 2-3 क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना। हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे एक्टिव हैं अपने पढ़ाई को लेकर के। तो ये पहला सवाल है, और नहीं हो तो इसको अगले मॉक टेस्ट में हम इसको ऐड करवा लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये पहला सवाल था आपका। ऐसे 2-3 और सवाल देंगे। कह रहा 20 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है सर, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और एक से कटे, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो 20 से 50 के बीच हमें निकालना है। तो मुझे बताओ 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, और 37 के बाद 41, 41 के बाद 47, और 50 के अंदर ही पूछ रहा है, यानी 20 से 50 के बीच पूछ रहा है। और कह रहा है इसका औसत निकालिए। तो औसत कैसे निकालेंगे सर, सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं हैं उसे डिवाइड कर देंगे। सारी संख्याओं को जोड़िए, सारी संख्याओं को जोड़िए, और कितनी संख्या है सर, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो सबको जोड़ो, 7 1 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 और 3 28, बाकी 2, 4 2 6, 4 10, 3 13, 3 16, 2 18, 2 20। इसको डिवाइड करोगे तो 6 3 18, 6 चौक 24, यानी 34.5 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
बी होगा। यानी औसत निकालने का सिंपल प्रोसेस क्या होता है सर, सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है उसे क्या करना है सर, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आयतन 924 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक काम करता हूँ, लिखा देता हूँ। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2πr/h और इसका मान दे रखा है हमें 264 और बेलन का आयतन दे रखा है यानी πr²h, πr²h और इसका मान दे रखा है 924 और आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करना क्या है, सिंपल दोनों को डिवाइड कर दोगे, एस से एच कट जाएगा आपका, नहीं बताऊंगा तो फिर मैंने इसको कहा था कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, इस पे पेन पेपर लेकर के टाइम दे करके हमें सॉल्व करके दिखाओ। हमने फॉर्मूला लिखा दिया। आ जाओ, यदि A/B आपका दे रखा है 2:3, B/C दे रखा है 4:5 और C/D दे रखा है 6:7, आपसे A/D का मान पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब भी A/D पूछे यानी पहले वाली संख्या और अंत वाली संख्या का अनुपात निकालने को पूछे, तरीका क्या होता है, जहाँ भी पहली पहली संख्या है उसको ऊपर लिखिए, यानी 2 गुना 4 और गुना 6 और बटा में अंत वाली संख्या क्या है सर, 3, 5 और 7। 3 गुने 5 गुने 7, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 दूना 16 हो गया और नीचे 7 बचे 35 हो गया, यानी सर 16/35 होगा। और 16/35 को अनुपात में कैसे लिखेंगे, क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो जब भी A/D पूछेगा यानी पहली वाली संख्या और अंत वाली संख्या का अनुपात पूछे, तो जो भी पहली संख्या उसको ऊपर लिख के गुना कर देना, जो अंत वाली संख्या होगा उसको गुना करके नीचे लिख देना। अगर कटता है काटो, जो बचेगा वही आपका A/D हो जाएगा। तो ये मेथड कैसा लगा आपको, पहले से भी बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आ जाओ। कह रहा है x² + 1/x²। हम 1 मिनट भी आपका टाइम पास नहीं कर रहे हैं। इसका मान 7 दे रखा है और x + 1/x आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी पावर घटेगा, x² से x आता है, तो हमने बताया था, पिछले मॉक में भी सवाल आया था कि जो संख्या दे रखेगा उसमें हमेशा 2 जोड़ेंगे और रूट लगा देंगे। तो ये 7 2 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये दूसरी बार इस टाइप का सवाल आया है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आ जाइए। कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आती है, तो औसत गति ज्ञात करें। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखो यहाँ पे, यानी कोई पर्सन है वो 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है। 40 किलोमीटर पर घंटा का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर का सफ़र करता है और वापस जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, तो औसत गति कैसे निकालेंगे, औसत गति निकालने का तरीका है, सीख लो। जिस बच्चे को पता है फटाक से सवाल का जवाब देंगे। 2xy और अपॉन में x + y, यही निकालने का तरीका होता है। सर यहाँ 2 गुना x का मान 40 दे रखा है और b का मान 60 दे रखा है, बटे x + y यानी 40 + 60। और मुझे बताओ 2 गुने 40 गुने 60 और अपॉन में 60 40 कितना होता है, 100 होता है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 दूनी कितना हो जाएगा,
औसत गति जो हमारा हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा मेथड, आ जाओ। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा वक्त लेके समझाएंगे इसको। आ जाइए। समचतुर्भुज का मतलब होता है सर चारों भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चारों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो इसके विकर्ण है, जो इसके विकर्ण है वो आधे आधे में बटेंगे, आधे आधे में बटेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी विकर्ण के बारे में हमें पता नहीं है, तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी भुजा और विकर्ण की चर्चा हो तो उससे संबंधित फॉर्मूला होता है टी1 स्क्वायर, ये पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, याद रखना। तो सर पहला विकर्ण हमें दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में दूसरे विकर्ण के बारे में हमें पता नहीं है, और ये 4 बराबर 4 गुने भुजा का मान सर दे रखा है हमें 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। सर दूसरा विकर्ण क्यों निकाल रहे हो आप, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण सर हमें पता है, दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल रहे हैं। तो जब भी विकर्ण और भुजा की चर्चा हो तो उससे संबंधित जो फॉर्मूला होता है, पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर बराबर 4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 10 का स्क्वायर सर 100 हो जाएगा, ये सर D2 का स्क्वायर है यानी दूसरा विकर्ण है, और बराबर 169, 4 गुना 169, इसको यहीं गुना कर लेते हैं सर, ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ 2 से है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया है ये 676 हो जाएगा। अब अभी बताएंगे तो फिर शॉर्ट ट्रिक आप नहीं सीखोगे, तो जाके देख लेना, किसी ना किसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से D2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676, और प्लस का ही इधर होकर माइनस हो जाएगा। और सर स्क्वायर हटाएंगे तो, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा सर, रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, इस पर डायरेक्ट कर दिया। तो 676 में 100 घटेगा तो 576 होगा, और 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सर 1/2, पहला विकर्ण हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण हमने अभी ज्ञात किया है 24 आया है। ये कटेगा सर, 12 बार में काट दीजिए, तो 10 को 12 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दें 120 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल था, इसको देख लेना, और बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है ये आपके एग्जाम का। देखो पिछले सवाल में हमने छमाही निकालने को बताया था, यहाँ तिमाही पूछ रहा है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपको करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया, हमें उम्मीद है कि तीनों का सवाल का जवाब आप लोग देंगे। यहाँ पे आ जाओ, हालांकि ये भी आप कर लोगे, लेकिन हम करा देते हैं। cos 0 का मान सर होता है 1, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2। एक काम करो, 1/√2 है ना, अब नीचे अगर रूट को हटाना है तो हरों का परमीकरण करते हैं, और हरों के परमीकरण में क्या होता है, जो संख्या यहाँ रहता है उसी संख्या को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखो √2 को 1 से गुना करेंगे √2 होगा, और 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। यानी यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, सर इस 1/√2 की जगह हम √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बात एक ही है।
√2/2। ऐसा क्यों किया सर, आपको कैसे समझ में आया कि ये करना है? आगे पता चलेगा। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। और cos 90 होता है सर 0। cos 90 कितना होता है? 0। तो 0 लिखने से कोई फर्क है नहीं, किसी भी संख्या में 0 से ऐड करोगे तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ये सर कैसे किया, क्यों किया? अब देखो यहाँ पे 1/√2 रहता तो एलसीएम लेने में दिक्कत होता, इसलिए मैंने 1/√2 को क्या किया, यहाँ से हर से रूट को ही गायब कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे केवल हमें एलसीएम बचा 2। 2 एक से गुना होगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा सर √3 बचेगा, 2 से 2 कटेगा सर √3 बचेगा। आसान हो गया ना आपके लिए? और 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, यानी यहाँ से 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 प्लस √3 प्लस √2, और बटा में कितना है सर? बटा में हमारा 2 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देख लो, 3 प्लस √3 प्लस √2/2। तो इसको मैंने किया है। ये कब आएगा सर? जब 15, 20, 25 मुक लगा लोगे आप, तो आपको ये समझ में आएगा कब क्या करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। 10 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। इसका मतलब कि 10 व्यक्ति है, उसकी कार्य क्षमता है कि वो 20 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या है, 5 दिन काम करने के बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इसका मतलब जो 10 व्यक्ति है ना सर, वो 10 व्यक्ति जो है वो 20 दिन में कार्य को कर सकता है, उसकी कार्य क्षमता है, लेकिन किया कितने दिन? 5 दिन काम करने के बाद। तो 5 दिन काम को पूरा कर लिया, तो हमेशा शेष को लिखना है। हमेशा क्या करेंगे? शेष को लिखेंगे। सर 5 दिन काम को पूरा कर लिया, तो शेष दिन कितना बचा सर? तो 20 में से 5 घटाएंगे, 15 बचेगा। अब आगे क्या हुआ, 5 व्यक्ति और शामिल हो गया। 5 व्यक्ति को और शामिल हो गया, यानी पहले 10 था और अब 5 व्यक्ति को और शामिल हो गया तो 15 बचा। आ गया ना? और कह रहा है कि अब कितने दिनों में पूरा होगा, यानी एक्स मान लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2। यहाँ ये M है व्यक्तियों की संख्या, D है दिनों की संख्या, और H है घंटों की संख्या बटा में कार्य, ये वर्क है। यहाँ भी वही होगा, M2 का मतलब व्यक्तियों की संख्या, D2 का मतलब दिनों की संख्या, H2 का मतलब घंटों की संख्या, और W2 का मतलब कार्य की बात हो रहा है, वर्क। तो यहाँ पे देखो M1 D1 लगाया हमने। सर 10 व्यक्ति जो है वो 20 दिन में कार्य को कर सकता है, लेकिन किया कितना दिन? 5 दिन काम करने के बाद। इसका मतलब काम 5 दिन ही पूरा किया है, तो शेष काम बचा कितने दिन का? 15 दिन का। बराबर इस बार क्या हुआ, 5 दिन काम करने के बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। पहले व्यक्ति सर 10 थे, 5 व्यक्ति और आ गए तो 15 हो गया। अब पूछ रहा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, पता नहीं, उसको एक्स मान लिया। यहाँ 15 से 15 कट गया, तो एक्स का मान क्या आ गया सर? 10 है, यानी 10 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल है। ये होता है AQ, A प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB²। ये होता है ना? कहोगे हाँ सर। बीच में साइन प्लस का है, A माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² प्लस 3AB²। 6-7 वाले क्लास में ही फॉर्मूला, ऐसे अलजेब्रा में तो आप पढ़ेंगे ही, या जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनको पता होगा। यहाँ सिर्फ प्लस BQ माइनस BQ कट गया, प्लस 3A² B माइनस 3A² B कट गया, केवल क्या बचा सर यहाँ? AQ और AQ, यानी 2AQ बच गया, प्लस यहाँ 3AB² और यहाँ प्लस का 3AB², यानी 6AB²। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ AQ बचेगा और यहाँ पे 2 तिया 6, यानी 3AB² हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, A को भी कॉमन लिया है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन को देख के करेंगे। यहाँ से सर 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ दोनों जगह A भी है, तो A कॉमन को ले लीजिए। अब बताओ, 2 से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ एक
ए निकल गया तो यहाँ केवल ए स्क्वायर बचा, हाँ या ना, 2 × 3 = 6, ए तो बाहर निकाल लिए, यहाँ बी क्यू बचा, बी स्क्वायर बचा, तो 2a इंटू में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल था ये भी, ऐसे सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में। सर वृत्त की परिधि क्या होता है, ये वृत्त की परिधि है, और हमें पता है कि वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि जो होती है वो हमारा होता है 2πr, कितना होता है 2πr, वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr, और ये दे रखा है सर 88 सेंटीमीटर के बराबर में, कोई बात नहीं है, यहाँ से 2 गुना पाई का मान सर 22/7 होता है, आर हमें निकालना है, बराबर में 88, मुझे बताओ ये 2288 होगा ना, कहोगे हाँ बिल्कुल सर, ये 2 से 2 दूनी 4, यानी यहाँ से आर का मान हम निकाल लिए सर, 7 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा सर, 14 आएगा, 14 सेंटीमीटर। अब आपसे जो सवाल पूछ रहा है कि इसके चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वाड्रेंट क्या होता है सर, क्वाड्रेंट होता है कि सर्किल का 1/4 हिस्सा, त्रिकोणमितीय होने पढ़ाया था, 1/4 हिस्सा, यानी इसका मान पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करेंगे, क्षेत्रफल ही पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है, क्या होता है πr², और हमें क्वाड्रेंट्स पूछ रहा है तो चौथाई हिस्सा यानी 4 से डिवाइड करेंगे, याद रखना। तो जब भी चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल होता है πr² और बटा में क्या कर देंगे, चौथाई से यानी 4 से भाग दे देंगे, 1/4 का ही मान पूछ रहा है आपसे, तो पाई का मान सर 22/7 होता है, और आर आपने अभी निकाला है 14, r² है, इसका मतलब 2 बार गुना करेंगे, और बटा में क्या है सर 4 है, सर 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, ये 7 से 60 कट गया, इसको काटोगे 2 सत्ती 14, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 22 सत्ती क्या हो जाएगा 154, यानी 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था ये भी। अगले सवाल पे चलिए, ये तो आप कर लेंगे, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का सीपी दे रखा है हमें 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर, एसपी के बराबर, तो यहाँ पे सीपी बटा एसपी कैसे निकालोगे, तो देखो सीपी के सामने कौन है 15 और एसपी के सामने कौन है 10, अप्रोच समझ में आया। चलो अब यहाँ बताओ, हमसे हानि परसेंट पूछ रहा है, हानि तो हुआ है सर, क्योंकि हमने खरीदा 15 रुपये में और बेचा हमने 10 रुपये में, हमें 5 रुपये का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 5 रुपये का नुकसान हुआ, तो हानि प्रतिशत निकालना है तो जितने का नुकसान हुआ बटा प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, तो नीचे हमारा 15 आ जाएगा और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, आप सभी को पता है कि 1/3 जो है उसको प्रतिशत में लिख सकते हैं हम 33 से ही 3% या फिर 100 को 1 से गुना करोगे 100, 100/3 डिवाइड करोगे 33.33%, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो हमारा होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना, कहोगे हाँ सर, लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहला 20% की वृद्धि हुई, सर 20% का फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये बता दो, सर 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100 यानी 1/5, तो लंबाई में सर वृद्धि हुई, लंबाई में क्या हुई, वृद्धि हुई है, मान लो लंबाई ओरिजिनल हमारा 5 था तो 1 की वृद्धि हुई तो 6 हो गया, चौड़ाई सर, चौड़ाई जो है हमारा, चौड़ाई जो है हमारा 20% की कमी हुई, यानी पहले हमारा 5 था, अब क्या हो गया सर, अब हो गया हमारा 1 की कमी यानी 4 हो जाएगा, तो मुझे बताओ लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, ये 24 हो जाएगा, कितने का डिफरेंस सर, 1 की कमी हुई और किस पर, 25 पर, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, इसका मतलब 4% की क्या हो गई सर, 4% की हमें कमी हो गई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, ठीक है ना,
बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तभी तो क्षेत्रफल होगा। तो 5×5 = 25, 6×4 = 24, एक की कमी दिखी है किस पर, 25 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी 4% की कमी दिखी है। आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और ये लास्ट सवाल है, और पता नहीं ये क्या है, टाइपिस्ट वाले भैया, तो इस सवाल को हम छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही मुझे नहीं पता है कि ये क्या दे रखा है। ठीक है, तो 2 से 3 सवाल मैंने आपको दिया है ताकि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए, कैसी रही क्लास बताना आप लोग, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।